नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो अपलोड किया और कहा कि नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा, पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर, सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट चोरी की। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। उनका यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आया है, जहां बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्वे के मुताबिक बिहार में 32% लोग बेरोजगारी को मुख्य समस्या बताते हैं। विपक्ष मानता है कि यह मुद्दा चुनावी माहौल को बदल सकता है। उत्तराखंड भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद सोमवार 22 सितंबर को देहरादून में छात्रों और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि जिन लोगों ने महीनों मेहनत की, उन्हें पेपर लीक के कारण नुकसान हुआ। उनका आरोप था कि राज्य में एंटी चीटिंग कानून चोरी और माफियाओं को रोकने में असफल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूके एसएसएससी का पेपर रविवार को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 30 मिनट पहले लीक किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक हाकम सिंह पहले भी 2012 में पेपर लीक का मास्टरमाइंड रह चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग परीक्षा प्रणाली की बदनामी कर रहे हैं और चीटिंग माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने सरकार के एंटी चीटिंग कानून और हाकम सिंह को जमानत मिलने पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य भर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार माफियाओं के साथ साठगांठ कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि देहरादून में जेन ज़ी का पेपर लीक को लेकर देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लगभग 23 महीने की कैद के बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई में थोड़ी देरी हुई क्योंकि रामपुर के एक मामले में 8,000 का जुर्माना भरना बाकी था। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आजम खान सफेद कुर्ता पैजामा में दिखाई दिए और बिना कुछ कहे सीधे रामपुर रवाना हो गए। उनकी रिहाई को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और धारा 144 लागू की गई थी। आजम खान पर 72 से अधिक मामले दर्ज थे, जिनमें अधिकतर 2017 से 19 के बीच हुए। हाल ही में उन्हें रामपुर भूमि अतिक्रमण मामले में जमानत मिली थी। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी। रिहाई के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि वह समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और बसपा या कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। बीते कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि आजम परिवार के कुछ सदस्यों ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की है। यह भी दावा किया गया कि आजम परिवार के अहम सदस्य ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से भी फोन पर बात की थी। तो क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से किनारा करेंगे? हालांकि समाजवादी पार्टी नेताओं ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि यह सब झूठ है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से आजम खान के साथ है। शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर आजम खान के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया और कहा कि आजम खान को गलत तरीके से फंसाया गया था। कोर्ट के फैसले ने उन्हें राहत दी है और हम इसका स्वागत करते हैं। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा था कि न्याय मिलेगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में आजम खान पर लगे सभी आरोप झूठे साबित होंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कई भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर
आजम खान पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे भी खत्म कर दिए जाएंगे। अखिलेश ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि आजम खान की लड़ाई न्याय की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बसपा में शामिल होने की अटकलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आजम खान ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि ये तो वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं, क्योंकि जेल में मेरी किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की मुझे इजाजत नहीं थी, तो 2 साल ये और 3 साल पहले कुल मिलाकर 5 साल में बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलंद विधानसभा सीट पर वोटर लिस्ट से नामों की कथित अवैध डिलीशन की जांच अब कानूनी मोड़ ले सकती है। पुलिस ने संकेत दिया है कि डेटा हासिल करने के लिए वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। यह वही सीट है जिसका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी गड़बड़ी के आरोपों के तहत किया था। राज्य के IT मंत्री प्रियांक खड़गे ने चुनाव आयोग पर अहम जानकारी रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना सकती है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के डिजिटल ट्रेल और टाइम स्टैम्प से दोषियों तक पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के गरबा आयोजनों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गरबा कोई मनोरंजन नहीं बल्कि देवी मां की पूजा और हिंदू धर्म का धार्मिक अनुष्ठान है, इसलिए इसमें सिर्फ हिंदू धर्म मानने वालों को ही प्रवेश मिलना चाहिए और सभी को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। इससे पहले VHP यानी विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों को सलाह दी थी कि लव जिहाद रोकने के लिए प्रवेशकर्ताओं का आधार कार्ड देखा जाए। इस पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने दावा किया कि गरबा कार्यक्रम लव जिहाद के केंद्र बन रहे हैं और पहचान पत्र की जाँच जरूरी है। वहीं भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आयोजकों को शर्तें तय करने का हक है, जबकि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने VHP पर समाज में आग लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिका में H1B वीजा पर $1 लाख शुल्क लगाने के फैसले को ट्रंप की घरेलू राजनीति से जुड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप यह कदम अपने मागा यानी मेक इंडिया ग्रेट अगेन समर्थकों और आव्रजन विरोधी वोटरों को खुश करने के लिए उठा रहे हैं। थरूर के मुताबिक ट्रंप समर्थक मानते हैं कि भारतीय पेशेवर अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं क्योंकि वे कम वेतन पर काम करने को तैयार रहते हैं। इसी सोच के चलते यह शुल्क लगाया गया है ताकि कम और मध्यम स्तर की नौकरियां अप्रवासी ना ले सके और केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही अमेरिका आ सके। थरूर ने कहा कि यह कदम भारतीयों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि H1B वीजा धारकों में 70% से अधिक भारतीय हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले 32 वर्षीय शेरू सुसादिया के राजस्थान के भिलवाड़ा में गौ तस्करी के शक में कथित तौर पर पिटाई के बाद मौत हो गई। उसका परिवार का आरोप है कि कुछ स्वयंभू गौ रक्षकों ने 16 सितंबर को शेरू और उसके साथी मोहसिन टोल को रोककर हमला किया। दोनों ने बताया था कि उन्होंने लांबिया पशु मेले से बैल खरीदा है, लेकिन हमलावरों ने बात नहीं मानी। आरोप है कि शेरू से 36,000 रुपए लूटे गए और फोन कर 50,000 रुपए की फिरौती भी मांगी गई। मोहसिन किसी तरह से बच निकला, लेकिन शेरू को गंभीर चोटें आई और इलाज के दौरान 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तेवा गुर्जर, कुणाल मालपुरा, प्रदीप राज पुरोहित, नितेश सैनी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। शेरू के परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। टेक्सास के रिपब्लिकन नेता अलेक्जेंडर डंकन ने शुगरलैंड शहर में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनियन का विरोध कर विवाद खड़ा कर दिया है। डंकन ने सोशल मीडिया पर इसे झूठे भगवान की मूर्ति बताते हुए कहा कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है और यहाँ ऐसी प्रतिमाओं का निर्माण नहीं होना चाहिए। उनकी टिप्पणी के बाद हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे हिंदू विरोधी और भड़काऊ बताते हुए टेक्सास रिपब्लिकन पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कई लोगों ने डंकन को याद दिलाया कि अमेरिकी संविधान हर धर्म को मानने की आज़ादी देता है। यह प्रतिमा, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है, 18 अगस्त 2024 को श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में अनावरण की गई थी। इसकी परिकल्पना श्री चिन्नाचियर स्वामी जी ने की थी और यह शक्ति, भक्ति और शांति का प्रतीक मानी जाती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।